नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी सदियों तक गुमनाम कैसे रह गई? आज हम एक ऐसे दौर का सफर करेंगे जहां शक्तिशाली राजाओं, मेहनती किसानों और हलचल से भरे शहरों ने मिलकर इतिहास को एक नई शक्ल दी। तो चलिए इस भूली हुई दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा साम्राज्य, उसकी कहानियां, उसके राजा, सब कुछ पत्थरों पर लिखा हुआ है। लेकिन हमारे लिए वो बस कुछ बेमतलब से निशान थे। तो आज की हमारी ये पड़ताल एक जासूसी कहानी से कम नहीं है कि आखिर कैसे हमने इस खोए हुए इतिहास की गुत्थी को सुलझाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इतिहासकारों के सामने ये पहेली आखिर थी क्या? हड़प्पा सभ्यता के बाद इतिहास में मानो एक सन्नाटा सा छा गया था। करीब 1500 साल का लंबा सन्नाटा। पर इस खामोशी के पीछे एक नई दुनिया धीरे धीरे आकार ले रही थी। ऋग्वेद रचा जा रहा था, किसानों की बस्तियां फैल रही थी और भारत के पहले शहर और राज्य उभर रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ा कैसे जाए। इस खोए हुए इतिहास का ताला खोलने की चाबी किसी खंडहर में नहीं मिली, बल्कि वो खुद उन लिपियों में छिपी थी। तो इतिहासकारों का सबसे बड़ा हथियार बना पुरालेख शास्त्र। लेकिन मुश्किल ये थी कि शुरुआती शिलालेख ऐसी लिपियों में थे जिन्हें उस वक्त कोई भी पढ़ नहीं सकता था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जेम्स प्रिंसिप। उन्होंने इन ना पढ़ी जा सकने वाली लिपियों को समझने का बीड़ा उठाया। तो प्रिंसिप ने ये किया कैसे? उन्होंने एक जासूस की तरह काम किया। पहले तो उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों के अक्षरों का मिलान करना शुरू किया। फिर उनकी नज़र एक चीज पर पड़ी कि ज्यादातर शिलालेखों पर एक ही नाम बार बार आ रहा था, पियदस्सी, जिसका मतलब था मनोहर मुख वाला। जब बौद्ध ग्रंथों को खंगाला गया तो पता चला कि ये उपाधि एक ही महान राजा के लिए इस्तेमाल हुई थी, सम्राट अशोक। और बस कोड क्रैक हो गया। ये कनेक्शन वाकई में कमाल का था। प्राचीन ब्राह्मी के अक्षर ही हमारी आज के देवनागरी लिपि के पूर्वज थे। प्रिंसिप की इस एक खोज ने एक ऐसी भाषा को आवाज दे दी जो सदियों से खामोश पत्थरों में कैद थी। तो जैसे ही ये लिपि पढ़ी गई, पत्थरों से जो पहली और सबसे बड़ी कहानी निकल कर आई, वो थी एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की। और वो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, जिसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और जिसे उनके पोते अशोक, शायद प्राचीन भारत के सबसे महान शासक, ने बुलंदियों पर पहुंचाया। अचानक से भारत का एक भूला हुआ महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों पर जिंदा हो उठा था। और ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, बिल्कुल नहीं। राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला और उज्जैनी जैसे विशाल प्रांतीय केंद्रों तक ये एक ऐसा प्रशासनिक नेटवर्क था जो आज के अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। ये सचमुच एक सुपर पावर थी। सम्राट अशोक ने अपनी नीतियों और खासकर अपने धम्म के प्रचार के लिए इन पत्थर के शिलालेखों का इस्तेमाल किया। ये धम्म एक तरह से नैतिकता का पाठ था, जिसमें बड़ों का आदर, सेवकों और दासों से अच्छा व्यवहार और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की बातें शामिल थीं। और देखिए, इतिहास और आज का ये कनेक्शन कितना गहरा है। इस प्राचीन साम्राज्य का एक प्रतीक, सारनाथ में मिला अशोक का सिंह शीर्ष, आज आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौर्यों का पतन असल में अंत नहीं, बल्कि कई नई कहानियों की शुरुआत थी। चलिए आगे देखते हैं। मौर्यों के बाद हमें दो तरह के शासक देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे सरदार, जैसे दक्षिण भारत के चोल और पांड्य। इनकी ताकत इनके कबीले और रिश्तेदारों के समर्थन पर टिकी होती थी। दूसरी तरफ थे राजा, जैसे दक्कन के सातवाहन, जो अपनी प्रजा से टैक्स वसूलते थे और एक परमानेंट आर्मी रखते थे। कुछ नए राजाओं ने तो अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए खुद को देवताओं से ही जोड़ लिया। मध्य एशिया से आए कुषाण शासकों ने देवपुत्र यानी देवता का पुत्र जैसी उपाधियां अपनाई। ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रेरणा उन्हें चीन के सम्राटों से मिली, जो खुद को स्वर्गपुत्र कहते थे। अच्छा, राजाओं और सरदारों की बात तो हो गई, पर उन करोड़ों आम लोगों का क्या, जो राजा या सरदार नहीं थे? खैर, दूसरे सुराग हमें उनकी जिंदगी की झलक दिखाते हैं। जातक कथाओं से मिली ये कहानी सुनिए। ये शासकों और किसानों के बीच के तनाव को साफ दिखाती है।
एक तरफ राजाओं को भारी टैक्स चाहिए होता था और दूसरी तरफ किसान थे जो कभी-कभी इस बोझ से बचने के लिए अपने गांव छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। तो सवाल उठता है कि इन राज्यों की तिजोरी आखिर भरती कैसे थी? इसकी नींव खेतों में रखी गई थी। लोहे के हल और धान की रोपाई जैसी नई तकनीकों ने खेती में एक तरह की क्रांति ला दी थी। और जब खेती से उपज बढ़ी तो इसने जमीन और समुंदर के रास्ते होने वाले व्यापार को भी पंख लगा दिए, जो मध्य एशिया से लेकर रोम तक फैला हुआ था। और इस आर्थिक तरक्की का सबसे ठोस सबूत मिलता है सिक्कों में। शुरुआत हुई आहत सिक्कों से, जिन पर सिर्फ कुछ निशान बने होते थे। फिर आए हिंद यूनानी शासक, जो सिक्कों पर अपना नाम और चेहरा छापने वाले पहले राजा बने। और आखिर में कुषाणों ने तो सोने के सिक्के जारी किए, जो दिखाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से कितनी जुड़ चुकी थी। ये सिक्कों का सफर असल में सत्ता और व्यापार के विकास की कहानी है। तो ये सारे सुराग मिलकर एक पूरी दुनिया हमारे सामने खड़ी कर देते हैं। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि ये हमें सब कुछ नहीं बताते। हमें ये भी सोचना होगा कि जो सबूत हमें मिलते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं, और शायद उससे ज्यादा जरूरी क्या छिपाते हैं। देखिए, इतिहासकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिलालेख अक्सर राजा महाराजा या अमीर लोग ही बनवाते थे, तो उनमें आम आदमी की कहानी कहाँ से मिलेगी? कई शिलालेख टूट चुके हैं, बहुत कुछ समय के साथ नष्ट हो गया है। जो बचा है वो पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। तो आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि इतिहास कोई स्थिर चीज नहीं है जो बस किताबों में लिखी है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली खोज है। उन बिखरे हुए टुकड़ों से एक कहानी बुनने की कोशिश है जो अतीत हमारे लिए छोड़ गया है। और सच कहूं तो यही बात इसे इतना रोमांचक बनाती है।